ध्वनि 88.4 हर दिल की आवाज यार, बदलाव की लहर चलाए, आवाज जो बदलाव लाए। JMF ध्वनि 88.4 में आपका स्वागत है। आवाज़ जो बदलाव लाए। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है भानु जी। मैं उनका स्वागत करती हूँ। प्लीज़ आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। हाँ, जैसे कि आपने बताया, भानु प्रसाद नाम है ही है। माउंट आबू से मैं पहुँचा हूँ और छत्तीसगढ़ बिलासपुर जहाँ मेरा जन्म स्थान है। जन्मदिन भी पूछना चाहे तो फिर 1974 है। 30 जून को इस धरती पे आया और फिर स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ मेरा। अच्छा, तो आप बाबा से कैसे जुड़े, ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़े? ब्रह्म कुमारी की यात्रा जो है एक्चुअल में 1990 में मैं जब 10वीं पढ़ रहा था तो रायपुर में ब्रह्म कुमारी का जो सेंटर है वहाँ मेरे चाचा जी रहते हैं। तो वहाँ गर्मी की छुट्टियों में जानते हैं बच्चे जाते हैं, वहाँ जाना हुआ तो देखा बोर्ड लगा हुआ है, चाचा जी लेके गए और तब एक बीज पड़ा था समझ लो ज्ञान का, ब्रह्म कुमारी का। डिटेल में नहीं जाता था लेकिन तो वहाँ से फिर समझ में आया कि कोई ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर तो चूँकि लौकिक पढ़ाई था, फिर वहाँ से बिलासपुर आना हुआ। तो 92 में मैंने 12th पास किया। तो फिर जब कॉलेज में एंट्री किया तब फिर ब्रह्म कुमारी को मैं अच्छी तरह से समझ चुका था, यहाँ की फ़िलॉसफ़ी को। तो फिर डिटेल में जान करके फिर मैं फॉलो भी करने लगा। लेकिन साथ साथ में फिर कई सपने थे, कई जानते हो एक कॉलेज लाइफ में जब एंट्री करते हैं युवा मन, जब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अध्यात्म भी है और एक तरफ ब्रह्म कुमारी सेंटर का जो ज्ञान है वो मन में बीज पड़ा हुआ था, वो प्रफुल्लित हो रहा था। और एक तरफ जीवन में कुछ करना है, क्या करना है वो एक रास्ता चाहिए था। तो हमने फिर स्कूल जो प्राइवेट स्कूल से शुरू किया था ताकि देश के लिए कुछ करना है। तो ये दोनों साथ साथ चल रहा था। तो ब्रह्म कुमारी का जो मेरा जो झुकाव है कहो, या जो समर्पणमयता है या सेवा भावना है, 92 से फिर मैं इस दिशा में आगे बढ़ने लगा। एक तरफ स्कूलिंग भी चल रहा था, कॉलेज लाइफ, और एक तरफ टीचिंग जॉब भी चल रहा था, और फिर ब्रह्म कुमारी का फिलॉसफी, तीनों माइंड पे काम कर रहा था मेरा। अच्छा, तभी वो टाइम पे ऐसा कुछ पर्सनल आपका कुछ प्रॉब्लम था या फिर कुछ ऐसे था जिसने आपको कंप्लीटली अध्यात्म की तरफ? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअल में लोग ये समझते हैं कि अध्यात्म से जुड़ना मतलब कहीं ना कहीं जीवन में कुछ परेशानियां या कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो अध्यात्म से जोड़ता है। ऐसे हैं, सभी के मन में ऐसा भाव होता है। पर एक्चुअल में अध्यात्म है क्या, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिकता वास्तव में एक जीवन को जीने की कला सिखाता है। आध्यात्मिकता का मतलब ये होता है, वो उसका कोई उम्र नहीं होती, ना कोई ऐसी कोई घटनाओं के साथ वो कनेक्टिविटी होती है। एक जीवन है, जीने का तरीका है। वो समझने के लिए फिर कहीं ना कहीं अध्यात्म से या कुछ अच्छी किताबों से या फिर अच्छे लोगों के संग में रह के वो सीखने की बात होती है। तो वह रही बात घटनाएं तो इस संसार में जितने भी लोग आए हैं सबके जीवन में घटनाएं तो होती है, पर उन घटनाओं में अपने आप को किस तरह से हम समझते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, वो सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल है। तो आपने जैसे कि पूछा मेरे जीवन की कुछ घटनाएं, तो मैं अपने मन की घटनाएं बताता हूँ जो मैं अक्सर, क्योंकि अध्यात्म से मेरा जो रुझान है क्यों आगे बढ़ा। बचपन से ही ख्याल चलता था मुझे कि ये सृष्टि कैसे चलती है। बादल को देखता था, ये बादल यहाँ कुछ किलोमीटर में जाने के बाद शायद वो नीचे धरती पे टच कर रहा है। एक बाल मन का क्वेश्चन था, देख धीरे ये सूरज है, इतनी रोशनी दे रहा है, इतना छोटा सा दिखता है, रोशनी संसार को दे रहा है, ये चाँद। तो ये ऐसे ऐसे सवाल मन में बहुत थे। उसका उत्तर तो छोटे बच्चे को कौन समझाएगा, ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा या फिर फिलॉसफी या अध्यात्म कौन, लेकिन मन में होते थे। समझ बढ़ती गई धीरे धीरे। फिर
संसार को देखने लगा, समझ में आने लगा, फिर स्कूल एंट्री हुई, फिर कुछ किताबों से कुछ मैं अक्सर ये भी देखता था, हम जब गर्मी की छुट्टियों में छत पे सोते थे तो रात को जहाज गुजर रहा होता ऊपर तो मन में लगता था ये तो बताते थे घर वाले, पता है आपको इसमें 300 लोग बैठे हैं। मैं बोला झूठ बोल रहे हो इसमें इतना छोटा सा दिख रहा है, 300 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं ऐसे। तो एक बहुत मन में होता है ना कि बहुत सारे सवालों से मन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर मिलता जाता है, फिर समझ बढ़ती जाती है। तो उस तरह से यहाँ अध्यात्म का जो रुचि है, ये सबका सवाल कुछ अध्यात्म से मिलता है, कुछ ज्योग्राफी किताबों से मिल रहा है, कुछ लोगों के संग में बैठने से मिल रहा है। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें थी। तो वो करते करते फिर अध्यात्म बीज तो पड़ा हुआ है। तो फिर हम ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद, उससे पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी को बहुत, उनकी किताबों को बहुत पढ़ता था। तो अगर एक लाइन में कहूँ कि ऐसा क्या था मेरे मन में, तो एक बात है जो मुझे बहुत शुरू से, जब मैं जैसे होश संभाला तभी से ये आया था कि ये जो मेरा लाइफ है, इस जीवन को अपने लिए नहीं जीना है, पर्सनल लाइफ नहीं बनाना है इसको कि मुझे पर्सनल लाइफ तो सब लोग जी रहे हैं ना, कमा रहे हैं और अपना रोजी रोटी भी चला रहे हैं, ये वो सब कुछ तो है, नॉर्मल लाइफ है सबका। तो स्वामी विवेकानंद जी के लाइफस्टाइल मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैंने ठान लिया था कि ये जो मेरा जीवन है विश्व सेवा के लिए, संसार के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना। ये पक्का था। कैसे जीना है उसका रास्ता क्लियर नहीं था, लेकिन जीना है संसार के लिए। तो फिर जब 12th पास किया, कॉलेज में एंट्री किया, तो आपको बताएं, अभी मेरे पास सारा मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है अपनी पूरी लाइफ की हिस्ट्री भी, पास्ट मेमोरीज ऑफ माय लाइफ करके, मूल्य मंच यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें सब कुछ है, वीडियोस सहित उस टाइम का। तो फिर हमने एक स्कूल खोला। भाई विवेकानंद जी की तरह जीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो केवल बातों में होगा नहीं। तो हमने 92 में एक स्कूल खोला। गांव के एक बिल्डिंग था, पंचायत भवन जिसे बोलते हैं, वो स्कूल फिर 2 साल 3 साल के बाद फिर गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिलने लगा। तो 25 स्टूडेंट उस टाइम जो 5वीं कक्षा के बाद जो 6वीं में एडमिशन लेते हैं, तो आसपास के गांव के बच्चों को हमने सोचा कि जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो आगे पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को हम ढूंढ के लाते थे, एडमिशन देते थे। अपनी स्कूल खोला, उसमें 3 टीचर थे उस समय हम लोग। तो एक तरफ मेरी टीचिंग जॉब भी शुरू हो गई, कॉलेज की पढ़ाई भी चल रही है, और ब्रह्मा कुमारीज की फ़िलॉसफी भी साथ में काम कर रहा है, और अंदर में जो हमने सपने देखे हैं विश्व के लिए जीना है, वो भी चल रहा है। तो इस तरह से 92 से 97 तक ये चलता रहा स्कूलिंग का भी। तो हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, बच्चों के लिए भी बहुत कंपटीशन कराना हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल कूद में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिलने लगे, बच्चों की संख्या बढ़ने लगे, स्कूल का नाम होने लगा। श्री शक्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाम है, अभी भी चालू है। तो ये सब होते होते फिर स्कूल में बच्चों की संख्या भी लगभग 1500 तक पहुंच गई बहुत कम समय में, क्योंकि जानते हो जब रिजल्ट अच्छे हो, स्टाफ भी मिलने लगे, तो सेवा भाव भी है। तो ये होते उस टाइम के न्यूज़पेपर में भी बहुत छपता था, बड़ी बात होती थी। ये बात है 92 से 97 के बीच न्यूज़पेपर में छपना, मतलब बहुत बड़ी तो बात थी। वो सब कटिंग आज भी है मेरे पास, अच्छा लगता है। तो वो करते करते 97 जब, तब मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। 97 मैंने MA B.Ed कंप्लीट किया, वो पूरा हो गया। पर अब अगर मैं पर्सनल लाइफ को तरफ थोड़ा सा जाऊँ है ना, फिर जब 97 में जब कदम रखा, कॉलेज पूरी हुई, टीचिंग जॉब भी चल रहा है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं अपने जीवन को अपने लिए नहीं जीना है, विश्व सेवा के लिए जीना है। तो घर में हमारे मैं सबसे छोटा हूँ, 3 भाई होते हैं, 2 बड़े, मम्मी पापा। अब देखें कि बच्चा पढ़ लिख भी गया, जॉब भी कर रहा है, उम्र भी हो गया है अब जरा इनको बैंड बाजा बजवाया जाए, इनसे भाई सब कुछ ओके है,
तो मेरे मन में ख्याल रहता था कि अगर मैं कहीं बंध जाता हूँ, है ना, पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं जो मैं सोचता हूँ वो या तो वो भी सोचे उतना ही सोचे, अगर वो सोच में कहीं फर्क हो गया तो फिर वो दो चक्का साथ में चले तो बढ़िया चलती है ना, एक पंचर है और एक तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने उन लोगों को कहा अभी तो टाइम है, टरकाता था उन लोगों को, अभी थोड़ा और 1 साल 2 साल। तो अलग अलग फ़ोटो लेके आने लगे ये जो है एक ही बेटी है, कोई भाई नहीं है, प्रॉपर्टी की लालच सारी आपका ही नाम हो जाएगा, ये वो ऐसे भी होने लगे थे। पर मेरे मन में तो अलग ही भाव था कि भाई मुझे बंधना नहीं है और विश्व सेवा की ओर आगे बढ़ना है। तो वो भी एक, तो इस तरह से अब घर परिवार से जो दिक्कतें हैं वो तो, या समाज से, दोस्तों से, ये सब होते थे, बातें तो आती थी। पर तब फिर मैं माउंट आबू आ गया उसी समय। इस कॉलेज भी पूरे हो गया और लेक्चरर था जिस स्कूल में, उसको भी रिजाइन दे के, हालांकि रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था पर करना था और फिर माउंट आबू में 97 से अब तक वो पार्ट जो है वहाँ का वहीं। लेकिन आज की डेट में जो दोस्त लोग भी मुझे बहुत चिढ़ाते भी थे, अरे यार तू तो साधु बन गया यार, माउंट आबू चले गए, अब तू फालतू आदमी हो गया, ऐसे तो चिढ़ाते थे। पागल हो गया, इतना बढ़िया जॉब, इतना अच्छा लाइफ है, क्योंकि पार्टी वगैरह करते थे, कहीं आना जाना हो, पिकनिक, ये सब। तो मेरे मन में तो था ये तो चलता रहेगा, लेकिन जो मैं सोचता हूँ वो फिर टाइम पास हो जाएगा। तो वहाँ आया तो सब लोग ऐसे चलता था, हंसी मजाक, चिढ़ाते भी थे। तो आज की डेट में जो दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते थे, यार तू पागल हो गया, तो तू असामाजिक हो गया, तो ऐसा ऐसा, आज वही लोग जब मैं जाता हूँ वहाँ तो सारे मेरे से काउंसलिंग करने आते हैं फिर मैं उनको समाधान करता हूँ तो ये है एक पार्ट इसकी। ये तो मैंने शॉर्ट में, बड़ी लंबी हिस्ट्री है और बड़े मज़ेदार है, एक फिल्म हिस्ट्री है। मैंने यहाँ मुंबई के एक डायरेक्टर नरेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने वेलकम बैक 2 लिखा है, नो एंट्री लिखा है, अच्छा। और भी 2-3 उन्होंने पूरी लाइफ की हिस्ट्री लिख के गया है, फिल्म बनाना है, मैं बोला बनाओ अलग अलग पार्ट्स हैं मेरे लाइफ के, देखते हैं कौन सा फोल्डर खुलता है जिसमें वो फिल्म में आ जाएगा, आपको शायद अरे ये तो मैं हूँ वो नामकरण कुछ और करेंगे, अलग अलग हिस्ट्री है, पर मज़ेदार है। मैं अपनी लाइफ को कई बार देखता हूँ ऐसे फ्लैशबैक में जाके, तो अच्छा भी लगता है। और अब मेरा खुद का इंटरव्यू कोई ले तो तभी खुलता है ये फोल्डर नहीं तो जब आप दूसरों का लेते नहीं तो दूसरे का बहुत फोल्डर खोला है बराबर। जब आप क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे, जनरली बच्चों को बहुत सारे सवाल होता है, नहीं, जैसे आप भी बोल रहे थे कि बहुत क्यूरियस माइंड होता है बच्चों का, कि ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है। जब हम बड़े होते हैं सवाल तो खैर चेंज हो जाता है, कम नहीं होते, वो समझ के आधार पे थोड़ा चेंज होता है। हाँ, चेंज हो जाते हैं शायद बड़े होने के बाद। पैसे कैसे कमाऊं, जिंदगी कैसे जीऊं, ये सारे सवाल। तो जो पेरेंट्स और बच्चे जो सुन रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस दे सकते हैं इन सवालों को? कम तो नहीं, खैर आई थिंक ब्रह्म कुमारी इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस, है ना, अपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना। तो उसका पहला पड़ाव क्या होगा उस चीज़ को हासिल करने के लिए? मुझे लगता है कि मैं एक शो भी करता हूँ, हमारे उभरते सितारे, जो इंडिया के जितने जो टैलेंटेड बच्चे हैं किसी भी फील्ड में, उनके जो टैलेंट है उनको प्लेटफार्म के लिए हमने एक शो बनाया, हमारे उभरते सितारे। तो बहुत सारे बच्चों से मिलने के बाद, और उनके पेरेंट्स भी मिलते हैं मुझसे, और फिर मैंने भी वो लाइव जिया है, तो सबको समझ करके मुझे ये लगता है कि एक्चुअल में हमें नहीं पता होता कि इस बच्चे में क्या है। माँ बाप को तो ये पहले समझना ज़रूरी होना चाहिए। कई बार हम ना फोर्सफुली बर्डन डालते रहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बच्चा जीना चाहिए, ये एक माइंड में रहता है, माइंड सेट। मैं अगर डॉक्टर हूँ, पिताजी सोचते होंगे कि तो ये उसी फील्ड में आगे बढ़े, उसी के लिए, अब बच्चा कुछ और चाहते हैं, या उनके अंदर इनबिल्ट, क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं सबके अंदर अपना इनबिल्ट कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आप हैं वही हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है पहले माँ बाप को, क्योंकि बच्चे तो
उतना नहीं समझेंगे ना जितना माँ बाप समझते हैं, समझेंगे। तो उनके अंदर पहले ढूंढें कि किस चीज़ पे वो फोकस कर रहा है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, फिर उसको समझ के अगर हम उनको उस दिशा के लिए प्रेरित करते जाएं। और ये शुरू होती है 1 साल 2 साल जो बच्चे हैं ना, जो अब होश नहीं होते, तभी से उनको मालूम पड़ जाता है। आपने देखा होगा छोटे से बच्चे हैं, कोई खेलने में मज़ा, अब रो रहा होगा तो भी खेल कूद में मज़ा लेता है, और फिर कोई गुनगुना आ भी रहे हैं तो कोई कुछ और बातचीत इतना बढ़िया कर लेते हैं, वो बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जी जो माँ बाप है उनका काम है बच्चों को समझना। फिर क्या होता है आजकल बच्चों में, जैसे आपने कहा ना, क्रियोसिटी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसको पॉजिटिव अगर सपोर्ट मिलता जाए और ये घर से ही शुरू होती है, माँ बाप से ही शुरू होती है। तो अगर उनको समझते जाएं, उनको किन चीज़ में खुशी हो रही है, कई बार क्या होता है जैसे कि एक तरफ पालना भी देना है, दूसरी तरफ कई चीज़ें हैं कंट्रोल भी करना है। मैंने कुछ माँ बाप को ऐसे भी देखे हैं, जैसे कि बच्चों के हर मेरा भाव यह है कि टैलेंट को भी समझाना है, समझना है, गलत से भी हमें उसे रोकना है। तो कुछ एग्जाम्पल है मेरे आसपास में। तो अगर हमने उनको बहुत जिस पे क्या बार पालना देने के लिए क्या करते हैं माँ बाप भी, वो जिस पर भी हाथ लगा देना, हो छोटा सा बच्चा बोले ये पापा मुझे ये तो चाहिए, मम्मी ये तो चाहिए, ज़रूरत नहीं है लेकिन चाहिए। तो ये 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, हाथ लगाए और पापा ने कह दिया हाँ ले लो। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, वो जिस पे भी हाथ लगा दे, वो इस खुशी के लिए माँ बाप ये सोचते हैं कि इनको ठीक है मोबाइल चाहिए, अच्छा ये लो, ये वाला ले लो, 1 लाख का है, 50,000 का। तो इतना भी क्योंकि उस टाइम वो बीज बो रहे होते हैं उनके मन में। तो माँ बाप को ये होना चाहिए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है। और तो पालना में भी आजकल ओवर पालना होने पर बच्चे बाद में बिगड़ जाते हैं। बराबर। उस टाइम उन्हें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये चीज़ इनके लिए नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो फिर अब होता क्या है, वही बच्चा जब 9-10 साल का हो जाए, जब थोड़ा समझ में आने लगे, और माँ बाप फिर कंट्रोल करना शुरू करते हैं। अब वो कह रहे हैं मुझे ये तो चाहिए, कार चलाना तो आता नहीं लेकिन मुझे चाहिए। अगर वो नहीं दिए तो फिर वो डिस्टेंस शुरू हो जाता है, या उस टाइम की कोई और अपडेट चीज़ें आई है वो उसको चाहिए। अब माँ बाप सोचते हैं, अब क्योंकि ये आँख बंद करके आपने तो पालना किया शुरू में, और जब वो फिर ऐसा होने लगे, संस्कार में आ जाता है, फिर वो उनको ये समझ नहीं आती कि अब ये मेरे लिए अच्छी है बुरी नहीं, मुझे चाहिए माना चाहिए, और पापा देंगे मुझे, मम्मी देंगे। तो ये जो टेंडेंसी है आजकल, वो हर माँ बाप को समझनी ज़रूरी है। और बच्चे नहीं समझेंगे, ये बच्चों को समझने का पीरियड नहीं है, वो माँ बाप को ही समझना होगा। और बच्चे जब समझ में आ गए तो जितनी उनके अंदर जो टैलेंट है, कंट्रोलिंग है, वो सब धीरे धीरे, कई बच्चे ऐसे भी हैं ना बहुत ज़्यादा इसमें सोशल लाइफ में नहीं जाते, बच्चे भी रिजर्व होते हैं आजकल बहुत, और रियल में भी टैलेंट ऐसे होते हैं। तो माँ बाप भी उनके नाम से, आजकल मेरे पास ऐसे कितने बच्चे हैं जो बच्चों के नाम से जाने जाते हैं कि ये भले बच्चा 5 साल का है, 8 साल का है, तो उन माँ बाप उनके नाम से जाने जाते हैं, ये उनका है। तो ऐसे मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं। तो ये है, जैसे कि आपने कहा ना कि उनकी क्रियोसिटी को, उनके विचार को, उनके एक्टिविटीज़ को माँ बाप को समझना। और अगर आपने 10 ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक उनको प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर एक्टिविटीज़ में आपने उसको कंट्रोल कर लिया, फिर तो दिशा गड़बड़ नहीं होगा बच्चों का। अभी मतलब सराउंडिंग या फिर जो एनवायरनमेंट है, जैसे मुंबई की एक ये ले लेते हैं, दोनों भी मॉम डैड वर्किंग होता है ना, तो उस वे में, मतलब उस सिचुएशन में पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे वो
जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि माँ बाप और 2 बच्चा एक एग्जाम्पल में, और उसमें वो अभी मॉम डैड दोनों काम पे है तो बच्चे अकेले रहते हैं, या जो भी स्कूल जाते हैं, सबका ही अपना अपना एक रूटीन हो गया है। मैक्सिमम आई थिंक मेट्रो सिटीज में आज के डेट में दोनों भी वर्किंग, या फिर दोनों के भी पैसे ज़रूरी होते हैं इस घर में आने के लिए, नहीं तो उनके पास नहीं पॉसिबल होता है मुंबई जैसे सिटी में या फिर बहुत सारी सिटीज़ में आजकल के डेट में कि दोनों भी वर्किंग हो। तो वैसे उस एटमॉस्फेयर में वो कैसे पॉजिटिविटी मेंटेन करे, कैसे मेडिटेशन पे फोकस कर सकते हैं? बराबर है, ये है आजकल घर घर की समस्या है वैसे ये। तो ऐसे एक्चुअल में इसमें भी यही है, आजकल मोबाइल सबके उसको छीन लिया, रिलेशन को। ऐसा जैसे एक ही कमरे हैं तो एक ही कमरे में भी 4-5 लोग हैं तो सब अपने मोबाइल में लगे हैं, एक दूसरे को मैसेज भी देना, बुलाना भी ना तो मैसेज के थ्रू बुलाते हैं, है ना, आवाज़ नहीं दे सकते, मैसेज देते हैं। तो जैसे आपने कहा कि माँ बाप हैं जो जॉब करते हैं, जाना भी ज़रूरी है क्योंकि साधन अर्निंग चाहिए, बच्चों का भी स्कूल का टाइम है, लेकिन ज़्यादातर इसको मेंटेन करने के लिए जब हम जॉब हैं तब तो वहाँ तक ठीक है, जॉब में है, लेकिन जब घर आ जाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है ऐसे करना चाहिए, और कई लोग करते भी हैं, मोबाइल को तो सबसे पहले साइड में कर दो, ऑफिस को मोबाइल, ऑफिस को ऑफिस तक रहने दें, घर में बच्चों के साथ टाइम बिताना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों के साथ, परिवार के साथ एक साथ बैठ के खाएं पिएं, एक साथ बातचीत करें, जो उन खेलने घूमने भी जाएं आसपास में, जैसे भी, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मम्मी पापा का एक फीलिंग जो होता है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है कि भाई साथ में है। नहीं तो आजकल आज इस जो लोग ऐसा कर रहे होंगे, करते भी हैं, तो वो सारे थकान ऑफिस के, ये जॉब के, वो स्ट्रेस लेवल भी कम होता है अगर आप बच्चों के साथ खेलने कूदने लग जाएं, परिवार के साथ में। तो नहीं तो एक तनाव तो हम लेके घूम ही रहे हैं उधर, और घर में आके भी अगर हमने उस तनाव को लिए हुए हैं तो डबल तनाव हो जाते। एक तो घर वाले भी ये सोचेंगे, फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, कि यहाँ भी डिफरेंसेस शुरू हो जाती है, तो ये अलग तीसरे प्रकार का तनाव शुरू हो जाता है। तो ये मेरा सजेशन है, मैंने बहुत सारे फैमिलीज लाइफ में जो लोग हैं उन लोगों को देखा है, तो जितना हो सके जॉब की तरफ ठीक है, ऑफिस में ऑफिस को घर पे ना लाए, घर को ही घर ही रहने दें। एब्सोल्युटली राइट। और जैसे अभी बहुत सारे प्रकार के मेडिटेशन है ना, राजयोग उनमें से एक हो, कैसे आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि वो मेडिटेशन शुरू करे, या फिर कैसे वो जर्नी शुरू करे राजयोग? देखिए, मेडिटेशन के लिए तो वैसे तो बहुत सारे टेक्निक हैं, और जितने भी कई संस्थाएं भी हैं, मैं केवल ब्रह्मा कुमारी इसकी बात नहीं करूंगा, और सभी अपनी अपनी जगह बहुत परफेक्ट भी हैं। बस करने की बात है, जैसे कि हम फिजिकली भी फिट रहने के लिए जिस तरह से ध्यान देते हैं, भाई ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये हमारे लिए डाइट सिस्टम ये गड़बड़ करता है, ये ठीक, ऐसा ऐसा उसको हम फॉलो करते हैं। तो वैसे माइंड का भी एक सिस्टम है। मेडिटेशन ऐसे बैठ गए ध्यान में, योग लगे, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होने के लिए वैसा करना पड़ता है। जिस तरह से शरीर के लिए हम इतना बारीकी से ध्यान देते हैं कि भाई प्रॉपर डाइट हो, प्रॉपर नींद हो, प्रॉपर एक्सरसाइज हो, और प्रॉपर कांटेक्ट हो जो वर्क है उस लेवल पे, तो वैसे ही मन के लिए हमें थोड़ा थोड़ा एक ही साथ में सब कुछ तो नहीं होगा, लेकिन कुछ डोज मेडिटेशन के लिए सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम मन को क्या देना चाहते हैं, जो हम उसका भोजन है। जैसे बताया कि मन का भी एक भोजन है। ध्यान मेडिटेशन बाद का विषय, एक्चुअल में हमें ज्ञान चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें, जब हम ज्ञान का मतलब वो किताबों से भी आ सकती है, सोशल मीडिया में भी बहुत सारे जो ज्ञान के बातें हैं वो भी हम सुन सकते हैं, अच्छे लोगों के संग में रहते हैं तो भी अच्छी अच्छी बातें। तो ये सब मन का डोज है। अब वो मन को हम जब अच्छे विचारों के साथ भरते हैं
तो फिर जो निगेटिव थॉट्स होते हैं या जो फिर टेंशन देने वाली जो बातें होती है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस लेवल कम होता है, निगेटिव थॉट्स कम होते हैं, तो मन एक फ़िल्टर होता है कि भाई हाँ ये अच्छे विचार आने लगेंगे। ये ध्यान की शुरुआत ऐसे ध्यान नहीं होता, पहले अच्छा विचार आना चाहिए। अब जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक आप उसको इतना भोजन ही देते रहो, या अच्छे किताबें पढ़ें, अच्छे गीत सुनें, अच्छे लोगों के संग में रहें, या अच्छे अच्छे विचार करने के जो भी तरीके हैं वो सब करना पड़ेगा पहले। वो ध्यान बहुत बाद में होता है। बराबर। नहीं तो ऐसे ही ध्यान में बैठे हैं, मालूम मुझे मेडिटेशन करना है, ध्यान में बैठ गया हूँ, वो लगेगा ही नहीं। वो फिर वो जो हमने यहाँ भरा हुआ है ना, उधर ही उधर जाएगा मन जो है, और बल्कि रोकना चाहो तो भी नहीं रुकेगा, क्योंकि वो उसको इसलिए एक बहुत अच्छा विचारों को रोकने का एक मेथड होता है, चेक एंड चेंज। चेक करें फिर चेंज होगा। चेक ही नहीं कर पाएंगे तो चेंज नहीं होगा, पता ही नहीं चलता। जैसे एक फॉर एग्जांपल ध्यान की बात आपने कहा, तो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं, आपके जो थॉट प्रोसेस है, संकल्प है, वो बहुत कम हो जाता है। जैसे मेडिकल साइंस में कहते हैं ना कि भाई 1 मिनट में 12 विचार चलते हैं, मिनिमम 12 संकल्प नॉर्मल। तो अब उसी को दें, जब आप खुश हैं, कोई अचीवमेंट किया है या खुश हैं, तो आपका जो संकल्प है ना वो फोकस हो जाता है उसमें। जिस चीज़ के लिए आप खुश हैं, तो उस 1 मिनट में आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो खुशी का जो फोकस संकल्प के रूप में या विचार के रूप में, वो 4, 5 या 3 में ही सिमट जाता है। 2, 3, 4 ही विचार आएंगे, क्योंकि फोकस है आपका मन। और भी कोई अच्छे विचार आ रहे हैं तो भी वो उस टाइम संकल्प या विचार कम होते हैं अच्छे पॉजिटिव विचार में। लेकिन अगर कोई निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मान लो एक फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा आ गया, किसी के लिए भी गुस्सा आते समय अगर आप चेक करें तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो जो स्पीड है, वो 12 नॉर्मल से वो 24 हो जाएगा, फिर 36, वैसे बढ़ता रहेगा, कई थॉट्स आने लगेंगे। ऐसा होता है नॉर्मल, कोई भी चेक कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा थॉट्स हमारे मन में आएगा, उतने ही ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। और केवल स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा नहीं, आप हार्ट को भी चेक करेंगे उस समय कोई भी, तो बीपी भी बढ़ा हुआ होगा, हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो ये केवल यहाँ से सारा कंट्रोल होता है। तो ये ध्यान मेडिटेशन की जो बात है, इससे ये फ़ायदा होता है, अगर करना शुरू करते हैं तो पहले तो हमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के साथ में जब हमारे विचार फिल्टर होते हैं, पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, निगेटिव थॉट्स कम होने लगते हैं, तो उससे फिर हमारे जो मेडिटेशन ध्यान जब शुरू होता है वहाँ से, और फिर विचार धीरे धीरे 12 जो नॉर्मल थॉट्स होते हैं वो 6, 5, 4 ऐसे, और जितना कम हो विचार उतनी शक्तिशाली, उतनी पावरफुल, उतनी ही बॉडी में वो जो हमारे हार्मोनल सिस्टम है, हार्ट है, या जो भी एक बॉडी के सारे पार्ट्स एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। टेंशन में आपने देखा होगा, गुस्से में आप आंखें लाल हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, शरीर भी कांपने लगेगा। ऐसे तो निगेटिव थॉट्स हमारे बॉडी को भी डिस्टर्ब करता है, पॉजिटिव थॉट्स हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को भी जो अपसेट है उसे सेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा सुन के। जैसे आप बहुत फेमस सिंगर भी है माउंट आबू में, तो प्लीज़ कोई गीत सुना दीजिए हमें। गीत में किस तरह के गीत? जैसे आपने बताया था कि मेरा पहला कंपोजिशन जो है आपका पहला कंपोजिशन, और आप जो लिरिक्स लिखते हैं उसका भी थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए कि आप कैसे आपका थॉट प्रोसेस काम करता है। हमें आपके ब्रेन में जाना है थोड़ा। एक्चुअल में ये भी एक ऐसे लिखने बैठते हैं तो लिखा नहीं जाता है सच में। हाँ, मेरे पैकेट में हमेशा पेन डायरी छोटा सा रहता ही है, और मेरा ही नहीं, अक्सर जो लोग लिखते हैं उन सब की लाइफस्टाइल ऐसा ही होता है। तो पहले ये बता दें कि ये प्रोसीजर कैसे होता है। तो एक्चुअल में जब
कई बार क्या होता है, हम कहीं घटनाएं ऐसी होती है जो दिखाई दे रहा है, तो वो अंदर तक पहुंच जाता है और वो लिखना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम में होता है, वो जगह कौन सा है ये नहीं होता, वो वहाँ अपने आप वो थॉट्स आने लगता है और लिख लेते हैं, कुछ वहीं शुरू होती है। चाहे आप नदी के बीच में तैर भी रहे होंगे ना, वहीं थॉट आ गया तो नाव में बैठे तो वहीं शुरू हो जाती है। ये नहीं कि नदी में है, नाव में है, यहाँ कैसे वो तूफान है, हवा है, डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई गाने वहाँ रचना होती है। तो ऐसे एक थॉट आता है, एक्चुअल में अनुभव के साथ आता है, और वो दृश्य से आता है, कुछ घटनाओं से आता है, और उस अब बाद में अगर हम कहें नहीं अभी अगर नहीं लिखा गया वो भूल जाएंगे। तो इसलिए मेरे मोस्टली इतने गाने हैं और घटनाओं पर, विचारों पर और अनुभवों पर आधारित है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको काफ़ी साल पहले मैंने एक गीत लिखा था, गज़ल ओ एम आई, एक फिल्म है हमारे ब्रह्मा कुमारीज में, उसमें ये गाना है, टाइटल सॉन्ग है। ये गाना लिखा था मेरे ख्याल से 15 साल से तो ज़्यादा ही हो गया। एक चित्र बताता हूँ, हम मुंबई ही आए थे, मुंबई में ही लिखे थे, उधर चौपाटी साइड में, मुंबई के सागर के किनारे। अब जानते हैं गाड़ी जा रही, हम कार में बैठे हुए हैं, चारों तरफ से चौराहा है चौपाटी, और चारों तरफ से कार है, रेड लाइट है। अब ये इधर से भी हो गए, वो उधर से वो पों सबको जल्दी है, कब ये गिनती उल्टा एक में आ जाए और जाए ऐसा। तो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा देर रुकना होता था ऐसा कुछ, क्योंकि इतनी व्यवस्था उस टाइम नहीं थी। तो बैठे बैठे मन में ये ख्याल आने लगा, अच्छा ये भागे जा रहे हैं, सब भागम भाग है सब। तो निकाला, फिर मैंने सबको ले करके एक लाइन अपने आप आने लगा कि ठहर जा ऐ मानो किधर जा रहे हो। कुछ तो पता तो रहे ना कहाँ जा रहे हैं, बस पोंप किए जा रहे हैं। तो लिखा ठहर जा ऐ मानो किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। थोड़ा रुको, सोचो, जल्दबाजी मत करो ऐसा। फिर आगे फिर आया कि साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा ये जीवन है। ये जो दिख रहे ना, ये माया मृग तुम्हें वो क्या कंफ्यूज करते हैं उसको, एक शब्द आता है भरमा रहा है। ये माया मृग तुमको भरमा रहा है, ये प्रभु। अब मैं थोड़ा उनको कनेक्ट करने की कोशिश किया, अब सोचो, अब ये प्रभु का निमंत्रण क्यों ठुकरा रहे हो, अब आओ थोड़ा, अब तो समझ जाओ कि ठहर जाए मानो किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। तो मैंने समझाने की कोशिश की उसको कि क्योंकि जनरली गाड़ी नहीं भाग रहा है वहाँ पे, गाड़ी अगर भाग रहा होता तो वो रुक गई है, शांति से रहता, लेकिन वो पोंप जो बज रहा है ना चारों तरफ, वो मन का पोंप है, गाड़ी का पोंप नहीं है। और थोड़ा चीटी थोड़ा सा उसको ठोक रहा है, कोई उसको ठोक रहा है, चलो चलो चलो। तो ये गाना की रचना वहाँ हुई ऐसे। तो ऐसे हर गाने की कहानी है। बहुत बहुत सुंदर। ये गाना सुना दीजिए थोड़ा सा। हाँ, वो कुछ इस तरह से उसका मैं पहली रचना की बात कर रहा था तो पीछे छूट गया, इसको सुना दो, चलेगा। हाँ, चलेगा ना, चलेगा। फिर जा ऐ मानो किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा ऐ मानो किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। बहुत अच्छा लगा गाना। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को एक लास्ट एडवाइस दें और उससे हम हमारा प्रोग्राम एंड करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक ऐसा सवाल है जो सभी के मन में होता है। और अगर ये मैंने भी बहुत बाद में समझा इस लाइफस्टाइल को, इस बात को जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ, कि हर स्टूडेंट, बच्चे, युवा जो कुछ करना चाहते हैं, पहले तो अपने इंटरेस्ट को वो समझें कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या उनके अंदर इनबिल्ट है, ये समझ लें और उस दिशा में वो आगे बढ़ना शुरू कर दें।
कई बार क्या होता है कि हम दूसरे को देखते हैं, वो ऐसा किया है तो हम भी, हमारे अंदर कुछ और है लेकिन उसको देख के हम शायद उस दिशा में, तो कुछ समय कोशिश करेगा और फिर वापस आएगा, तो वो टाइम जो पीरियड है ना वो वेस्ट जाता है। इसलिए हमें किसी और को ना देखते हुए पहला ये होना चाहिए स्टूडेंट को, युवाओं को, खुद को देखें, अपने अंदर की जो टैलेंट है, जिस भी फील्ड में आप खुशी होती है उस दिशा में आप आगे बढ़ें, वो पहने, एक लक्ष्य निर्धारण जिसे कहते हैं। फिर एक एक कदम ही सही, जरूरी नहीं है कि आप 10 कदम रोज आगे बढ़ो, एक एक कदम भी आप उस दिशा में आगे बढ़ते जाएं। स्पष्ट लक्ष्य है, उस दिशा में आप अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं, तो फिर सफलता न मिले ऐसा हो नहीं सकता, सफल होना ही है। और ये बहुत सारे इतिहास गवाह है कि जो लोग बचपन में युवा उम्र में जिन लोगों ने जो चीज़ सोचा, ठाना, तभी ही वो सफलता के मुकाम तक पहुंचते हैं। बाद में कुछ नहीं होता है बाद में आप सोचते रहो। तो ये सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा, लक्ष्य निर्धारण कर लो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आते रहिए वापस हमारी 88.4 में। थैंक यू। थैंक यू।